अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाजरीन, मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं। जहां उनकी नामजदगी पर नून लीग पर उम्मीद है कि वहीं उन पर तनकीद भी हो रही है कि ये बेचैनी भी है कि बतौर वज़ीर आला क्या वो अपने चचा की तरह काम कर सकेंगी। मरियम नवाज ने सूबे में प्रो डेवलपमेंट अप्रोच का ऐलान किया है और सियासी माहिरीन इस मुतालिक कह रहे हैं कि पंजाब में शहबाज शरीफ ने भी इस अप्रोच से वोटर को अपना सरमाया बनाया था। सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे। हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, एजाज सैयद साहब, इरशाद भट्टी साहब। सवाल पैनल के सामने यह है कि क्या मरियम नवाज पंजाब में नून लीग को कम हुई मकबूलियत वापस दिला सकेंगी? बेनज़ीर, आपसे आगाज़ करेंगे। मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं। एक तो ये कितना चैलेंजिंग होगा उनके लिए, और क्या वो पंजाब में नून लीग को जो कम हुई मकबूलियत है वापस दिला सकेंगी? अच्छा मुबश्शिर, एक तो बहुत से लोगों को इख्तलाफात हैं मरियम नवाज से, इसलिए क्योंकि वो एक पॉलिटिकल डायनेस्टी का हिस्सा है, और एक इख्तलाफ ये है कि क्योंकि उनके पास पहले कोई हुकूमती या कोई इतना बड़ा कोई अहम हुकूमती ओहदा नहीं था, तो उनको डायरेक्ट वज़ीर आला नहीं बनाना चाहिए था, या सिर्फ उनको इसलिए डायरेक्ट वज़ीर आला बनाया जा रहा है पंजाब का क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल डायनेस्टी की डिबेट होती है ये हम अक्सर करते रहते हैं, मेरी इस पर ज़रा मुख्तलिफ राय है, लेकिन मेरे ख्याल से ये कहना कि क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं या क्योंकि उनके पास पहले कोई सरकारी या हुकूमती ओहदा नहीं था उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी, मेरे ख्याल से ये ज़रा नाइंसाफ़ी है। अब उनको नामज़द कर दिया गया है, तो मेरी राय में अगले हमें देखना चाहिए अब उनकी क्या कारकर्दगी होती है, उनकी क्या परफॉर्मेंस होती है, और उस पर सवाल उठाने चाहिए, तनकीद करने चाहिए अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देती। लेकिन इससे अभी लग तो यही रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, असल में हुकूमत शायद उनकी ही होगी पंजाब में। लग यही रहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो इस हुकूमत को जितना भी कामयाब कर सके, अपनी बेटी की हुकूमत को पंजाब में उसे कामयाब करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत का मुआवजा होगा उस्मान बुज़दार की हुकूमत से होगा, मोहसिन नकवी की हुकूमत से होगा, और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से भी होगा। तो मेरे ख्याल से इस वक्त सारी की सारी जो नवाज शरीफ साहब की तवज्जो होगी वफाक से ज़्यादा वो पंजाब में होगी, और वो यहीं पे बैठ के इस हुकूमत को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो नून लीग की मकबूलियत कम हुई है कदरे पंजाब में, क्या उस पर काम कर सकेंगी मरियम नवाज? जी, मैं इस पे आती हूँ, लेकिन क्योंकि ये बेस बनेगा, अगर आगे जाके मरियम नवाज शरीफ मुल्क की वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं तो उनको पंजाब में अच्छी परफॉर्मेंस बनानी पड़ेगी और एक बेस बनाना पड़ेगा ताकि वो आगे जा सकें। लेकिन इससे अहम एक सवाल मुबश्शिर जो मेरे लिए है, और आज मैं सोच भी रही थी इसके बारे में, वो ये कि मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि मरियम नवाज कौन है। इसका मतलब ये है कि उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, उनके लिए कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो अहम हैं, ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं, ऐसे कौन से कॉजेज़ हैं जिनके बारे में वो पैशनेट है। अभी तक जब भी आप उनका कोई इंटरव्यू देखते हैं, उनकी कोई तकरीर सुनते हैं, तो वो अपने वालिद की बात करती हैं कि मेरे वालिद का विजन ये है, मेरे वालिद की कारकर्दगी ये थी, मेरे वालिद ने ये किया। लेकिन वो कौन है, उनका मिशन, उनकी अलग आइडेंटिटी क्या है, मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगी अगले 5 साल में। कहीं ऐसा ना हो कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ, मनमोहन सिंह हो और नवाज शरीफ साहब सोनिया गांधी हो, इस पूरी सिचुएशन में क्या वो अपनी अलग एक आइडेंटिटी बना सकेंगी पंजाब में या नहीं बना सकेंगी? यही इस सवाल का जवाब होगा कि क्या वो अपनी मकबूलियत, अपनी पॉपुलैरिटी जो है मुस्लिम लीग नून, उसको बेहतर कर सकेगी। यानी एक आखिरी चीज़ मुबश्शिर, सॉरी मैं बहुत टाइम ले रही हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कहना, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैं पंजाब में रिपोर्टिंग करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने जा रही है पंजाब में, कि वो जो सहाफ़ी हैं उनकी जो जायज़ तनकीद है जो वो करते हैं या जो वो सवाल पूछते हैं, उसका मुस्लिम लीग नून जवाब देगी और उसको मुस्बत तरीके से लेगी, बजाय इसके कि वो मीडिया को और सहाफ़ियों को दुश्मन के तौर पर देखे या अपने सोशल मीडिया जो ट्रोल्स हैं उनके पीछे भेजे या पकड़ दकड़ करे। तो मैं ये उम्मीद ज़रूर करूँगी और मेरी ये रिक्वेस्ट होगी इस गवर्नमेंट से कि आप ट्रांसपेरेंसी के साथ इस हुकूमत को लेके चले और मीडिया को अपना काम जरूर करने दें। भट्टी साहब, एक तो पहला सवाल आपसे ये कि क्या आपको लगता है कि पंजाब में नून लीग की मकबूलियत कम हुई है या ज़्यादा हुई है? और जब अब मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला बनने वाली हैं, तो आपको लगता है कि मरियम नवाज पंजाब में नून लीग की जो मकबूलियत अगर कम हुई है उसको वापस दिला सकेंगे? जनाब स्पीकर, आपके इस अगर पर मैं मगर करके आपको सलाम पेश ठोकता हूँ कि अगर मकबूलियत कम हुई है
जनाब स्पीकर, अगर से बात मगर तक पहुंच गई है और इसके मैं आपको जवाब देता हूं कि मकबूलियत कम नहीं हुई, मकबूलियत कहां पहुंच गई है। लेकिन पहले कि मरियम नवाज़ बहैसियत वज़ीर आला, मैं खुश आमदीद उनको कहूँगा। मेरे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारी रिज़र्वेशंस हैं, बहुत सारे उनके हवाले से तनकीद है, लेकिन बहैसियत खातून वो वज़ीर आला बनी है पंजाब की, और उन्हें मुबारकबाद भी पहले भी दी है, आज भी दे रहा हूँ और उन्हें वेलकम कह रहा हूँ। उनका सफ़र शुरू हो गया है जनाब स्पीकर, और औखे पेंडे लमियाँ रावां इश्क दियाँ, औखे पेंडे लमियाँ रावां इश्क दियाँ जनाब स्पीकर। ये जो हुकूमत बनती है, जब शहबाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बनते हैं और मरियम नवाज़ वज़ीर आला बनती हैं, तो ये ज़हनों में रहे कि आज के इस वक्त तक के तज्ज़िये के मुताबिक शहबाज गवर्नेंस, शहबाज स्पीड मतलब शहबाज शरीफ का आखिरी चांस है, उनका आखिरी इम्तिहान है। इसमें फ़ेल हो गए तो किससे मिलेंगे किताबों में, और मरियम नवाज़ का ये पहला मौका है और ये आखिरी भी हो सकता है। अगर इसमें वो फेल हो गई तो फिर यहीं से वापसी घर की तरफ, और पंजाब में मुस्लिम लीग नून के पास ये आखिरी चांस है, और इसमें अगर वो फेल हो गए तो फिर इमरान खान साहब बिला गैर शिरकत पंजाब उनके पास आ जाएगा। पहला चैलेंज क्या है जी मरियम नवाज़ को जनाब स्पीकर, वो आप वाला कि मकबूलियत चैलेंज है, मतलब पार्टी मकबूलियत या हाउस ऑफ शरीफ मकबूलियत चैलेंज उनको है। पंजाब गढ़ और घर था, इन्होंने पीपल्स पार्टी से छीना था और इनका गढ़ और घर था। पंजाब वैसे पानीपत है पाकिस्तानी सियासत का, जो पंजाब से जीतता है अच्छी अक्सरियत से जीते तो मरकज़ में बड़ा मजबूत होता है झंडा लगाने के लिए इक़्तिदार का। इमरान खान ने दूसरी मरतबा इन्हें हराया है पंजाब में जाकर, एक ज़िमनी इंतखाबात और अब अपने गढ़ और घर में। और हालत ये है जनाब स्पीकर के जो सियासी मुखालफीन हैं और काफ़ी दग्गज किस्म के, दग्गज का मतलब होता है बड़े किस्म के तजिया निगार हैं, वो कहते हैं 30 सीटें थी इस इलेक्शन में सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब में, और ये 141 सीटों वाला पंजाब है। और हालत ये है जनाब स्पीकर मकबूलियत की और मकबूलियत चैलेंज की कि सियासी मुखालफीन कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब लाहौर में 80,000 की वोटों की लीड से हार गए थे और वो यानी उनकी दूसरी। लेकिन भट्टी साहब, अब तो मरियम नवाज बन गई, पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला बनने वाली हैं, तो आपको ये लग रहा है कि नून लीग को कम हुई मकबूलियत वो वापस दिला सकेंगी या नहीं? मेरा जनाब स्पीकर मुझे बात कंप्लीट करने दे, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। तो नवाज शरीफ के कहा जा रहा है, सियासी मुखालफिन कहते हैं कि वो 80,000 की लीड से अपने आबाई घर और आबाई हल्के और लाहौर से हारे हैं। तो ये कितनी बड़ी मकबूलियत का चैलेंज होगा, और क्या वो तख्ते पंजाब को मजबूत कर पाएंगी, मकबूलियत को मजबूत कर पाएंगी? पहली बात। दूसरा बड़ा चैलेंज है कि पंजाब है आधे पाकिस्तान से बड़ा है पंजाब, और गवर्नेंस परफॉर्मेंस उनको पार्टी मिली थी क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी थी, उनके नामजद किया गया, उनको प्लेट में रख के पार्टी दी गई और मौरूसियत की वजह से उनको मिली, और उनको वजारत आला मिली और वो भी नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं। कोई तजर्बा नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कंक्लूड कर लें ताकि हम फिर बस मैं कंक्लूड आ रहा हूँ। लिहाजा दूसरा बड़ा चैलेंज होगा गवर्नेंस परफॉर्मेंस, पंजाब में बहुत बड़े मसाइल हैं। तीसरा बड़ा चैलेंज है धांधली मजबूत अपोजिशन, जो धांधली ये अब सड़कों पर जब तक ये फैसले नहीं होते सड़कों पर रह गए, अपोजिशन बड़ी मजबूत होगी पंजाब में, वो होगा। और आखिरी बड़ा चैलेंज होगा जनाब स्पीकर, पार्टी, अपना खानदान और मरकज में चाचा जान। तो इन और अब ये इसमें इनके माइनस पॉइंट क्या हैं? इनकी अप्रोच हार्ड लाइनर हैं, इनको मुंतकिम मिजाज समझा जाता है, इंतकामी सियासत करने वाली। इनको अग्रेसिव पार्टी यानी सुलहजुई या मिलकर चलना या मफामत इनके में नहीं है। तो बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत से चैलेंजेस होंगे। एजाज, आपको क्या लगता है? एक तो छोटी सी चीज अगर सिर्फ कहना चाहूँ, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगी, सॉरी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आज जब पंजाब असेंबली में हल्फ लिया जा रहा था, 2 मिनट से भी कम, 2 सेकंड, पंजाब असेंबली में जब हल्फ लिया जा रहा था तो साथ साथ ये भी खबरें आ रही थी कि असद तूर
जो एक सहाफ़ी हैं, उनको FIA ने बुला लिया है और वो अभी तक मेरे ख्याल से 6 घंटे हो गए हैं वो FIA के दफ्तर में ही है। उनके वकला को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको सवालनामा नहीं दिया जा रहा, उनको पता भी नहीं है कि केस एक्चुअली है क्या। तो मैं फिर से कहूँगी कि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून के दौर में ऐसा सहाफ़ियों के साथ नहीं होगा। एजाज, एक तो जो बेनज़ीर और इरशाद भट्टी साहब ने बात की है, आपको क्या लगता है कितना चैलेंजिंग होगा वज़ीर आला पंजाब का ये ओहदा मरियम नवाज के लिए? और जो हम बात कर रहे हैं, आप एग्री करते हैं भट्टी साहब की बात से? मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा भट्टी साहब की बात से। और इससे पहले मैं जो असद तूर का मामला बेनज़ीर साहिबा ने जिक्र किया, मैं इस पर सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। FIA को इबहम नहीं रखना चाहिए। अगर उन्होंने गिरफ्तार करना था या करना है तो क्लैरिटी रखें ताकि जो लीगल जो कोर्स है वो अपनाया जाए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि चैलेंजिंग होगी, मेरे ख्याल में बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन है मरीम नवाज़ की। और 5 चीज़ें मरीम नवाज़ का जो फ्यूचर कोर्स डिसाइड करेंगी। इसमें मरीम नवाज़ के पास अपनी कारकर्दगी भी शामिल है, लेकिन बहुत सारे और लोगों की कारकर्दगी भी मैटर करेगी कि मरीम नवाज़ क्या बेहतर परफॉर्म कर पाएंगी या नहीं। तो मैं 5 गिन देता हूँ। सबसे पहले तो देखना ये होगा कि मरीम नवाज़ के जो सूबाई सेक्रेटरीज हैं उनकी टीम कौन सी आती है, किस कैलिबर के लोग आते हैं, और फिर सूबाई काबीना में वो किन किन को लेती हैं। 2 बातें हो गई। तीसरे नंबर पे ये देखा जाएगा कि वो जो असाइनमेंट देती हैं सूबाई काबीना को, अपने काबीना के अरकान को, उसका फॉलो अप कितना लेती हैं कि वो जान सकें कि इन्होंने जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स इन्होंने दिए हैं उन पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि मरीम नवाज़ के पीछे नवाज शरीफ साहब बैठे होंगे खुद, जो कि ज़ाती तौर पर मॉनिटर कर रहे होंगे, लेकिन इसमें बहुत सारा इन्हिसार खुद मरीम नवाज़ पे है कि मरीम नवाज़ खुद कैसे परफॉर्म करती हैं। तो 2 बातें तो मैंने आपको 3 बातें कह दी। एक तो सेक्रेटरीज कौन है, उनके ऊपर क्या मिनिस्टर्स हैं, कौन से मिनिस्टर्स हैं, फिर क्या फॉलो अप लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा। जो चौथे नंबर पे बात है वो बड़ी अहम है, जो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हावी है कि क्या मरीम नवाज़ पूरे सूबा में तरक्की के लिए, इस्तेहकाम के लिए और लोगों की बेहतरी के लिए लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए तैयार है। अगर तो वो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करती हैं और उसी एतबार से वसाइल देती हैं हर ज़िले को, और हर ज़िले के पास अगर वसाइल आते हैं तो ज़िले की हुकूमत या ज़िले में जो ओहदेदार होगा, ज़िली हुकूमत का जो सरबराह होगा, वो उसको किस तरीके से मॉनिटर करेंगी। ये 4 चीज़ें हैं जो बराह रास्त उनसे ताल्लुक़ रखती हैं, जो बताएंगी कि मरीम नवाज़ बेहतर काम कर सकी हैं या नहीं। ये बड़ी ज्यादती करते हैं हम लोग जब हम मुआजना करवाते हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ। अगर आप जेन्युइनली चीफ मिनिस्टर्स के परफॉर्मेंस देखें तो आप ये सुन के हैरान होंगी कि जितनी अच्छी चीफ मिनिस्टरशिप परवेज इलाही साहब ने की है, शहबाज शरीफ साहब उसका अशर अशीर भी नहीं थे। और परवेज इलाही साहब ने क्यों अच्छी चीफ मिनिस्टरशिप की थी पंजाब की, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद था और लोकल गवर्नमेंट को भी वो एट दैट टाइम चला रहे थे और बड़ी टाइट रोप पे चल रहे थे। एक तरफ फौजी हुकूमत थी, उनको खुश रखना, ब्रिगेडियर जाज शाह साहब थे, यहाँ पे DGI भी थे, वो बड़े स्ट्रांग थे, उनका बड़ा अमल दखल था पंजाब में, और भी पंजाब के उस वक्त के कोर कमांडर, लाहौर के उस वक्त के कोर कमांडर, वो भी बड़ा इन्वॉल्व होते थे। तो उस सारे चक्कर में चीफ मिनिस्ट्री चलाना और हर जिले में काम करना बड़ा मुश्किल है। मेरा ये ख्याल है कि मरियम के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ये होगा कि वो मुवाजने के अमल से निकले और खुद परफॉर्मेंस देकर आपने आपको एक मिसाल बनाए। आखिरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि मरियम नवाज के लिए ये जो मैंने 4 बातें की हैं ये तो अहम है ही हैं, लेकिन मरियम नवाज साहब की परफॉर्मेंस फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली शैडो में होगी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की परफॉर्मेंस से। अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत लोगों को इकोनॉमिक फील्ड में माशी तौर पर रिलीफ ना दे पाई तो उसका तमाम जो
खमियाजा है वो भी मरियम नवाज को भुगतना पड़ेगा। मेरा ये ख्याल है कि बहुत मुश्किल काम लिया है इन्होंने। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक, मज़हर साहब, एक तो एजाज जो बात करें और एक राय ये भी है कि मरियम नवाज के चाचा शहबाज शरीफ जो हैं वो उन्होंने एज एडमिनिस्ट्रेटर बहुत उनका एक किरदार रहा है, तो उनका वो बेंचमार्क भी है और बजाते खुद फिर एक चैलेंजिंग मरियम नवाज को ये ओहदा मिलना वज़ीर आला पंजाब का। आपका क्या कहना है? देखिए, मरियम नवाज साहिबा पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हुई थी सन 2000 में, जहाँ तक मुझे याद है। और जिस दिन नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई गई थी कराची में स्पेशल कोर्ट में, तो अगर वाहिद आवाज़ खड़े होके जिसने नारा लगाया था जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़, तो वो मरियम नवाज़ थी कोर्ट रूम के अंदर। और उस वक्त कुलसूम नवाज़ मरहुमा भी वहाँ मौजूद थी, शहबाज शरीफ भी, बाकी लोग, क्योंकि बाकी जो उसमें को अक्यूज़ थे वो सब के सब इक्विट कर दिए थे। रहमत हुसैन जाफरी साहब जज थे। तो वाहिद सज़ा जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी वो नवाज़ शरीफ को। तो मरियम नवाज़ साहिबा, हम लोग वहीं कोर्ट रूम में ही मौजूद थे, खड़े होकर उन्होंने बड़ा ज़ोरदार उसका नारा लगाया। उसके बाद ज़ाहिर है जो कुछ हुआ, नवाज़ शरीफ बाहर चले गए। सब इस वक्त जो मरियम नवाज़ साहिबा आई हैं वो शहबाज शरीफ या नवाज़ शरीफ के मुकाबले में उनके लिए ज़्यादा टफ़ है सूरत हाल। जब नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को चीफ मिनिस्टर बनाया तो नवाज़ शरीफ ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर रह चुके थे पंजाब में। वो लेगेसी जो थी वो अपनी जगह रही उसमें। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत डिफ़िकल्ट है और यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा मरियम नवाज़ साहिबा को। मैं ना उन्हें नवाज़ शरीफ से कंपेयर कर रहा हूँ या उनके शैडो में, ना मैं शहबाज शरीफ से। मरियम नवाज़ साहिबा ने इमर्ज अगर करना है एज ए पॉलिटिकल लीडर, तो कल अगर जब वो हल्फ उठाएं तो अपनी पहली नशरी तकरीर में वो कम से कम उन सियासी ख़वातीन की रिहाई का ऐलान करें जो उनके मुखालफीन हैं। जो सियासी और भी अगर हो सके तो और भी, तो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन से सिर्फ ज़बानी नहीं, अमली तौर पे एक्शन ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपका एक्शन शो करेगा कि आप पॉलिटिकल टॉलरेंस पे बिलीव करती हैं, आप पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन पे बिलीव करती हैं, और उसकी इब्तिदा इन्हीं चीज़ों से होती है कि आप चूँकि पहली खातून वज़ीर आला के तौर पे आपने हल्फ उठाया है, और बहुत खुशाइन बात है, इससे हट के इलेक्शन पे जो चैलेंजेस हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो अपनी जगह, लेकिन अब आप वज़ीर आला बन रही हैं। कल आपको याद है यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म बने थे तो पहली तकरीर में उन्होंने कहा था जजेस की बहाली और तुलबा यूनियन की बहाली, और पूरा जो नेशनल असेंबली थी वो तालियों से गूंज उठी थी। कल वो ऐलान करें अपने सख्त तरीन सियासी मुखालफीन की, वो ऐलान करें डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिहाई की, वो ऐलान करें बाकी जो सियासी कारकुन हैं। यहाँ से अगर आप इब्तिदा करेंगी तो आप सबसे पहले पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने में कामयाब होंगे और एक मिसाल कायम। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाएं, बात करें ऑपोजिशन से और ऑपोजिशन को इंगेज करने की कोई, जाहिर है बिल्कुल मुख्तलिफ सख्त ऑपोजिशन है। हम बात की है मज़हर साहब, और एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में हाजिर होंगे। साथ ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर अली जफर को पार्टी चेयरमैन का उम्मीदवार नामजद कर दिया है और शेर अफजल के मुताबिक चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाने के पीछे बैरिस्टर गौहर की नाअहली और ख़राब कारकर्दगी है। वर्कर्स के एहतजाज समेत दीगर तवक्कुआत थीं जिसमें बैरिस्टर गौहर नाकाम हुए, ये उन्होंने कहा है। और सियासी हलकों में एक राय ये भी है कि जारे मिजाज ना होने के बायस बैरिस्टर गौहर को तब्दील किया गया है। बैरिस्टर गौहर की जगह बैरिस्टर अली जफर को बतौर चेयरमैन नामजद करना क्या दुरुस्त फैसला है या नहीं? एजाज, बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, गुज़िश्ता से पैबस्ता बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बनी थी तो उन्होंने अपनी पहली तकरीर में जो कैदी थे जेलों में उनको रिहा करने का हुक्म दिया था। तो आई एक्सपेक्ट कि जो मरियम साहिबा हैं, मरियम नवाज़ साहिबा, वो भी उसी के ऊपर अमल दरामद करेंगी और आगे बढ़ेंगी। दूसरी बात यह है कि जो बैरिस्टर गौहर को हटाया गया है, बैरिस्टर गौहर की जब तैनाती अमल में आई थी तो मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि बैरिस्टर गौहर ना सिर्फ ये कि आला तालीम याफ्ता हैं लेकिन बड़े महज़्ज़ब आदमी हैं, तहज़ीब के दायरे में बात करते हैं और बाहमी एहतराम मलूज़ ख़ातर रखते हैं। दो बातें हुई हैं। एक बैरिस्टर अली जफ़र हैं, उन्होंने आके, आपको पता है कि
तकरीर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद, और उन्होंने ऐलान किया कि IMF को ख़त लिखेंगे कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए, और उस हवाले से वो जो ख़त लिखने का अमल है वो एज़ वी आर टॉकिंग आज मुकम्मल हो गया हुआ है। तो इस तरह की जो बातें हैं और इस तरह की और भी बातें थी जो मेरी इतलात के बाद मुताबिक और मेरे अंदाजे के मुताबिक बैरिस्टर गौहर शायद उनसे इत्तफाक नहीं करते थे। बैरिस्टर गौहर का जो अंदाज़ था, अंदाज़े गुफ्तगू था, वो बड़ा तहजीब याफ्ता था। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जितनी भी उनकी बैरिस्टर गौहर की क्वालिटीज़ हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि वो बानी पीटीआई को अच्छी लगी हैं। बानी पीटीआई एक ऐसे शख्स को देखना चाहते हैं इस निशिस्त पर जो फ्रंट से अटैक करे। उन्होंने एक और बड़े अच्छे वकील का इंतखाब किया है, अली जफर साहब का, लेकिन अली जफर साहब की भी वही क्वालिटीज़ हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छा इनका अंदाज है, और मुझे नहीं लगता कि ये उस तरह का अंदाज अपनाएंगे जो यही बात भट्टी साहब, चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाने के पीछे बैरिस्टर गौहर की नाअहली और ख़राब कारकर्दगी, ये बात सामने आ रही है शेर अफजल मरवत की जानिब से। तो आप क्या कहेंगे, बैरिस्टर गौहर की जगह बैरिस्टर अली जफर की चॉइस बेहतर रहेगी आपको लगता है? मैं अपने छोटे भाई एजाज़ के बड़ा कंफ्यूज हुआ उनके तज्ज़िये से कि पहले उन्होंने कहा कि जारे मिजाज उनको चाहिए, और साथ ही जब वो अली ज़फ़र उनको याद आया कि अली ज़फ़र साहब अगले हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि उनमें भी यही क्वालिटीज़ हैं। ऐसे ही एक्चुअल ऐसी बात नहीं है ये कि अगर इमरान खान को कोई लड़ने वाला बंदा चाहिए होता तो हो सकता है वो शेर अफजल मरवत को लगा देते, या हो सकता है किसी और को लगा देते, तो ये ऐसी बात नहीं है। फिर बैरिस्टर गौहर को क्यों हटाया? उसकी दो वजह हैं। एक तो फिर अपने दरमियान में टोक दिया, लेकिन बड़ा हसीन इत्तेफाक है कि उस्मान बुज़दार, उमर अयूब, आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर के बाद अली ज़फ़र भी एन से शुरू होते हैं, तो बड़ा हसीन इत्तेफाक है। लेकिन अच्छा, इसको तो मैं तो इस पर बिलीव नहीं करता। लेकिन बहरहाल पहली बात यह है कि दोनों वकील हैं और बेहतर वकील हैं, जो वकला कहते हैं। अली ज़फ़र साहब सीनियर वकील हैं, बेहतर वकील हैं, तजर्बाकार हैं। और तीसरी बात यह है कि अब पार्टी में बातचीत होगी, पार्टी बातचीत करेगी, जो सियासी इस धारे में आगे जाएगी। और दूसरी उनको हटाने की दो वजह, पहली वजह इख्तलाफात, बहुत इख्तलाफात थे, उनके जो कोर वकील हैं उनके आपस में भी इख्तलाफात थे, और जो पार्टी में जो पता नहीं था कुछ भी, बहुत सारी चीज़ों का बैरिस्टर गौहर को उनको बार बार इमरान खान की तरफ जाना पड़ता था, एक। और दूसरी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को आर्जी तौर पर लगाया था और कहा था कि अली ज़फ़र इस आपको लीड करेंगे, लेकिन आप अभी लग जाएं उसकी भी दो वजह है। लेकिन बहरहाल उनकी एहलिया ने उन्हें उस वक्त उनका नाम दिया था। तो बहरहाल इट्स ए रूटीन चेंज, कोई इतनी बड़ी नहीं। आपको लग रहा है कि ये रूटीन चेंज है? एक सोचा समझा वो, यानी कोई समझदार किस्म का आदमी, यानी लड़ने वाला आदमी नहीं आया, दूसरा है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मज़हर अब्बास की राय भी जानेंगे, बेनज़ीर शाह साहिबा की भी राय जानेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि बानी पीटीआई ने बैरिस्टर अली ज़फ़र को पार्टी चेयरमैन का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। मज़हर साहब, शेर अफजल मरवत के मुताबिक चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाने के पीछे बैरिस्टर गौहर की नाअहली है, ख़राब कारकर्दगी है, और बहुत सी तवक्कुआत थी वर्कर्स की भी और क़यादत की भी, जिसमें बैरिस्टर गौहर नाकाम हुए। आपको क्या लगता है? देखिए, मरवत साहब का तो अपना ज़ाती मसला है जो बैरिस्टर गौहर से है, वो हमने बीच में भी देखा था जब वो थे। बुनियादी तौर पे दोनों ही अली ज़फ़र हों या बैरिस्टर गौहर हों, ये ज़ाहिर है एक इस वक्त मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है। ज़ाहिर है अगर पीटीआई के चेयरमैन के केस में अपील में उनको रिलीफ मिलता है तो अल्टीमेटली तो वही होंगे। तो दोनों ही, क्योंकि दोनों ही बेसिकली पॉलिटिकल वर्कर नहीं हैं, दोनों ही प्रोफेशनल लोग हैं, पॉलिटिक्स से उस तरीके से इंगेज नहीं हैं। लेकिन इसलिए अली ज़फ़र साहब को कि शायद सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे या दूसरे लेवल पे जुडिशल फोरम पे अली ज़फ़र साहब का जो स्टेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा बुलंद है। ये नहीं कि बैरिस्टर गौहर का कम है, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने इन गिवन कंडीशन में, इन टफ कंडीशन में अच्छा परफॉर्म किया है।
अच्छा चीज़ों को लेकर आगे बढ़े हैं, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं। तो मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों तब्दील किया गया बैरिस्टर गौहर को। मेरा ख्याल है कंटिन्यू करना चाहिए था। जब मेक शिफ्ट ही है तो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट आप बार बार थोड़ी चेंज करते हैं, और उस वक्त तक रहते जब तक पीटीआई बानी पीटीआई का मसला हल नहीं हो जाता। अदरवाइज तो दोनों ही वकील हैं, दोनों ही एक ख़ास सिचुएशन में पॉलिटिक्स में आ गए हैं और पीटीआई की लीडरशिप संभाल ली है उन्होंने। जिस तरह सलमान अकरम राजा को देखें, वो भी प्रोफेशनल लॉयर थे लेकिन अब फुल टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो क्या पीटीआई में जो पॉलिटिकल लोग हैं, क्या उनमें से कोई भी नहीं है कि जिसको चेयरमैन बनाया जा सकता? ये भी एक सवाल है। उससे सारे ही लोग गुस्से वाले थोड़ी हैं, सारे ही लोग जो है लड़ने वाले थोड़ी हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो इन चीज़ों को शायद बेहतर अंदाज में पॉलिटिकली टैकल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है अगर पॉलिटिकली टैकल करने की बात है तो आई एम नॉट श्योर कि अली जफ़र साहब हों या बैरिस्टर गौहर हों, वो पॉलिटिकली चीज़ों को उस तरीके से समझ ये बात भी तो सामने आई थी कि कानूनदान या वकला की तरफ उनका फोकस ज्यादा था। वही मेरा ख्याल है अब उस तरह का बज़ाहिर, आगे पता नहीं, लेकिन बज़ाहिर अब उस तरह का क्रैकडाउन, उस तरह का वो शायद उस तरह ना हो, कुछ कम हो। तो अच्छा होता कि अगर किसी ज़्यादा पीटीआई के ज़्यादा पॉलिटिकल पुराने एक्सपीरियंस प्लेयर को सामने लाया ज़्यादा बेहतर होता। बेनज़ीर, आपको क्या लगता है बतौर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की परफॉर्मेंस और फिर बैरिस्टर अली जफ़र का नामज़द होना? मुबशर, मुझे तो सिर्फ एक ही वजह लगती है उनको हटा के अली जफ़र साहब को नामज़द करने की। जब बैरिस्टर गौहर साहब को चेयरमैन बनाया गया था तो बहुत पार्टी के अंदर से रेजिस्टेंस सामने आई थी और ऐसा लग रहा था कि ग्रुपिंग हो गई है। बैरिस्टर गौहर साहब एक बात करते थे और पार्टी में से कोई और बात करता था। अक्सर उनको अंडरमाइन करने की भी कोशिश किया जाता था। आपको याद होगा लतीफ़ खोसा साहब ने अक्सर इस तरह के बयान दिए थे, उन जिस तरह लगता था कि उनको जानबूझ के अंडरमाइन किया जा रहा है। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है पार्टी की उनको ना एक्सेप्ट करने की, क्योंकि वो पार्टी में नए आए थे, 2022 में वो शामिल हुए थे पार्टी में, तो शायद इस वजह से भी पार्टी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। अली जफ़र साहब जो हैं वो काफ़ी देर से पार्टी के साथ है और वो ऑफिशियली 2019 में पार्टी पीटीआई में उनकी शमूलियत हुई थी। तो उनका एक ज़रा पुराना रिश्ता है पार्टी के साथ, शायद इस वजह से भी उनको लगा इमरान खान साहब को कि इनको लगा देना चाहिए ताकि ये पार्टी को यूनाइटेड रखें। देखिए, एक बहुत अहम चीज़ होने जा रही है पीटीआई में, वो है उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अगले महीने। इस वक्त पीटीआई अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि कोई चैलेंज हो या कोई कंट्रोवर्सी बने। अगर वो बैरिस्टर गौहर साहब को दोबारा से चेयरमैनशिप के लिए नामजद कर देते और वो इलेक्शन लड़ते और पार्टी के अंदर से कोई रेजिस्टेंस आती या प्रोटेस्ट होती तो एक कंट्रोवर्सी बनती। तो इस वक्त मेरे ख्याल से पीटीआई चाहती है कि एक स्मूथ सेलिंग हो और अली जफ़र साहब जो हैं वो ज़रा ज़्यादा एक्सेप्टेबल होंगे पूरी पार्टी को। तो इसलिए मेरी राय में तो मुझे तो यही वजह नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब। एजाज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक लाइन। जी एजाज, मैं सिर्फ एक लाइन बताना चाह रहा हूं कि एक बात हम जो इग्नोर कर रहे हैं कि ये याद रखिए कि ये जो तब्दीली है ना, ये याद रखिए कि पीटीआई की जो सरबराही है वो खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब को दी गई है, क्योंकि बैटल ग्राउंड पंजाब है, तो पंजाब के लिए पंजाब का बंदा तैनात किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और मज़हर अब्बास साहब। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।